घर में काफ़ी लोगों को पसंद नहीं था कि मैं स्कूल जाऊँ। जाते समय कितनी बारी वो साइकिल पंक्चर कर देते थे, कभी-कभी स्कूटी की हवा निकाल देते थे। जब मैं सीए के एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर के लिए जा रही थी, सुबह-सुबह बस नीचे उतरी और सामने मुझे दादाजी दिख गए। वो इतना गुस्सा थे कि उन्होंने मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। हमने बड़ी-बड़ी कंपनियों के फ्रॉड निकाले हैं, गलतियाँ निकाली हैं और इसीलिए काफ़ी बड़े-बड़े लोग ने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट शो किया है। हमारी कंपनी में एज़ अ एडवाइज़र ऑन बोर्ड हुए हैं। आप चाहे फ्लिपकार्ट ले लीजिए या जीएनजी ग्रुप ले लीजिए या कोका कोला ग्रुप ले लीजिए। नमस्कार, मैं सीए प्रियंका, जोश टॉक पे आपके साथ अपनी कहानी लेके आई हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे शहर जोधपुर से। घर 20-25 लोगों का एक जॉइंट परिवार था। सभी लोग घर में एक छत के नीचे 5-7 कमरों में रहते थे। हमारे घर में एक किराने की दुकान थी और होलसेल का काम था और घर सारा उसी से चलता था। घर में काफ़ी लोगों को पसंद नहीं था कि मैं स्कूल जाऊँ या मैं पढ़ी-लिखूँ। पढ़ने में थोड़ी ठीक थी, तो उन्हें लगता था कि ये कुछ ज़्यादा ही उछल रही है। जाते समय कितनी बारी वो साइकिल पंक्चर कर देते थे, कभी-कभी स्कूटी की हवा निकाल देते थे। उनका शायद एक ही मकसद रहता था कि या तो मैं स्कूल टाइम पे ना पहुँच पाऊँ या मुझे पैदल चल के जाना पड़े। जब 10वीं पास करी, तो मैंने एक दिन पापा से बोल दिया कि पापा मुझे भी सीए करनी है। आप सीए हो, मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मुझे भी किचन से जाके बाहर की दुनिया देखनी है। उन्होंने कहा कि बेटा तुझे सीए क्यों करनी है? तुझे पता नहीं कि घर में, परिवार में ये अलाउ ही नहीं है। आप एक काम करो, आप ग्रेजुएशन कर लो और थोड़ा बहुत घर का काम कर लो। फिर तेरा एक अच्छे से प्रोफेशनल लड़के के साथ शादी करा दूँगा। मुझे समझ में नहीं आया उस समय मैं क्या बोलूँ। मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पिता ही मुझे नहीं समझ सकते, तो मैं बाकी दुनिया को क्या समझाऊँगी? मैं बस सर झुकाए खड़ी थी, आँखों से आँसू आने लग गए। मेरी माँ ने समझाया मेरे पापा को। पापा थोड़ी देर बाद में आए और कहा, "ठीक है, अगर बेटा तेरे को पढ़ना है तो तू पढ़ सकती है, बट मेरी एक शर्त है।" उन्होंने मुझे कहा, "बेटा तू सीए कर ले, बट आपको एक ही बार में क्रैक करना होगा क्योंकि उससे ज़्यादा मैं घरवालों से छुपा नहीं पाऊँगा। तुझे पता है कि दादा को ये सब बातें पसंद नहीं है। तू एक सीए कर ले, अगर तेरा सीए नहीं हुआ तो फिर तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तेरे लिए एक अच्छा-सा लड़का देख के शादी कर दूँगा।" मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में मुझे एक आशा की किरण मिली है और मैं वो मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं बस दिन-रात सीए की पढ़ाई करने में लु जुट गई। एक घर में छत पे कमरा पकड़ा, वहाँ पे दिन-रात पढ़ाई करती। मैंने जब रिसर्च करा तो पता चला कि हिंदी मीडियम की बजाय इंग्लिश मीडियम के लोगों का परसेंटेज ज़्यादा है पास होने का। मैं एक हिंदी मीडियम से एक साधारण गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी-लिखी थी। मन में ठाना कि इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे पास होना है और मुझे एक ही अटेम्प्ट मिला है। मैंने दिन-रात पढ़ाई शुरू कर दी, इंग्लिश सीखने की भी। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। मैं दिन में कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे पता था, ये मौका मेरे लिए इकलौता मौका है। भगवान भी ये चाहते थे कि मैं आगे पढूँ और मैंने फाउंडेशन एक ही बार में क्रैक कर लिया। अब बारी आई इंटर की, 2-2 सेट के एग्ज़ाम्स होते थे। इंग्लिश में एग्ज़ाम देना था, वो भी मेरे लिए एक मुसीबत थी। उसके लिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मुझे पता था कि शायद मेरे परिवार वाले समझ जाएँगे कि वो कोचिंग लेने बाहर जा रही है। जब रात को जब सब सो जाते थे, तो मैं 3 बजे उठ के पढ़ाई करने लगी। इंटर भी मैंने पास कर लिया, जैसे-तैसे। बट फाइनल क्रैक करने के लिए मुझे कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। पापा से बात करी। पापा ने कुछ प्रोफ़ेसर से बात करी और कहा कि इसे कोचिंग लेनी है। उन्होंने मुझे सुबह का टाइम दे दिया। उन्होंने समझा कि ये शायद कॉलेज के टाइम पे ही आ पाएगी। तो हमने एक अरेंजमेंट किया कि मैं सुबह के ही कॉलेज के टाइम पे ही वो कोचिंग्स ले लूँ। मैं सुबह निकल जाती थी कॉलेज के टाइम पे और वापस 12-1 बजे आ जाती थी सारी कोचिंग लेके, ताकि घरवालों को ये पता नहीं लगे कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, कि मैं कोचिंग के लिए जा रही हूँ। और इसी तरह से मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट करी। जब कोचिंग से बाहर आती, खाना खाती, मैं फिर से अपने कमरे में जाके पढ़ाई करने लगती थी। शाम को ज़रूर नीचे आती थी जब मेरे दादा-ताऊ जी घर आते थे, क्योंकि उन्हें मेरी प्रेज़ेंस दिखानी ज़रूरी होती थी। जब मैं सीए के एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर के लिए जा रही थी, सुबह-सुबह बस नीचे उतरी और सामने मुझे दादाजी दिख गए।
मैं वहीं बुत बन के खड़ी हो गई। दादाजी ने मुझे देख लिया और वो सब कुछ समझ गए। उनका गुस्से का चेहरा मुझे आज भी याद है। वो इतना गुस्सा थे कि उन्होंने मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। बोला, "कहाँ जा रही है? सीए करना है तुझे, जब पता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, तुझे पता है कि जब घर में शादी नहीं कर पाएँगे, तो सीए करने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई?" मैं कुछ नहीं कर सकी, मुझे इतना रोना आया। मैं समझ नहीं सकी कि मैं अब आगे क्या करूँ? मुझे सब कुछ अंधेरा-सा दिखने लगा। मुझे लगा कि मैंने जो मेहनत करी है, वो एक ही दिन में टूट गई। मैंने भगवान को याद किया कि भगवान, क्या कुछ हो सकता है? शायद भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी दादी ये वाक़या सब कुछ देख चुकी थी शायद। वो दौड़ते-दौड़ते आई और दादा को बोला कि नहीं, ये आज सीए करने जाएगी। मुझे एक उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने सीधा मेरे पापा को देखा और बोला, "ले जा इसे। इसको आज एग्ज़ाम दिलाना ज़रूरी है।" मैंने आँव देखा ना ताव देखा, मैं सीधा पापा के साथ भाग के स्कूटर पे एग्ज़ाम देने चली गई। इस वाक़ये के बाद घर में लड़ाइयाँ ज़रूर हुई, बट फिर भी मन में एक उम्मीद थी। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, ऑनलाइन रिज़ल्ट आता था, मैं पापा के ऑफ़िस पहुँच गई थी, क्योंकि मैं घर पे तो देख नहीं सकती थी। मैंने रिज़ल्ट खोल के देखा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हँसूँ या रोऊँ। मैं पास हो गई थी। पापा उस दिन ऑफ़िस नहीं थे। मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने सीधा मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने भी किसी को नहीं बताया। बस पापा जब घर पे आए तो उन्होंने बता दिया कि ये पास हो गई है। और मैं जब ऑफ़िस से घर आई तो मैं सीधा दादी के कमरे में गई और दादी के पैर छुए। दादी समझ गई कि ये क्यों आई है मेरे पास। उन्होंने ही घर में सबको बोल दिया कि अरे, आज तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरी घर की लड़कियाँ पढ़े, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई लॉयर बने। आज मेरी इस पोती ने करके दिखाया है। आज ये सीए बन गई है। मेरे दादा मुझे बस देखते रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैं समझ गई थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। घर में परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई। सबसे ज़्यादा जो खुश थे, वो मेरे पापा और मेरी दादी और मेरी माँ थी। 1-2 साल बाद में घर वालों ने शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया। एक लड़का देख के शादी करके ससुराल आ गई। बट यहाँ का माहौल तो और भी अलग था। वो भी मेरे मायके के जैसे ही कंज़र्वेटिव फैमिली थी। आते ही बोल दिया गया कि घर के कामकाज करो, हमारे तरीके से चलो, साड़ी पहन के रहो, घूंघट निकाल के रहो। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मैं ज़िंदगी के किसी दूसरे पड़ाव में आ गई हूँ, जहाँ मुझे सब वही करना है, जिसके लिए मैं कभी राज़ी नहीं थी। कुछ महीनों बाद में मैं जयपुर से दिल्ली आ गई अपने हस्बैंड के पास में। हस्बैंड थोड़े सपोर्टिव थे, मुझे एक जॉब मिल गई थी, मैंने जॉब शुरू कर दी और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया, हर वीकेंड पे जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर। मंडे से फ्राइडे ऑफ़िस का काम और वीकेंड पे घर का काम। घर जाती, ससुराल जाती, तो घर पे कामों का ढेर पड़ा रहता था। उन्हें लगता था कि ये हफ्ते में 2 ही बार आती है हमारे पास, तो घर का सारा काम भी इसे सँभालना चाहिए और मैं थक के चूर हो जाती थी। मुझे लगा कि मैंने ये ज़िंदगी तो कभी नहीं चाही थी। ताज्जुब तो जब हुआ, तब जब मेरे देवर की शादी हुई और मुझे सिर्फ़ एक फ़रमान आ गया कि तुम आ जाओ यहाँ पे, घर का काम तुम्हें ही सँभालना है, पूरे शादी का काम तुम्हें ही सँभालना है। मैंने कहा, मैं एक जगह जॉब करती हूँ, 2-3 महीने की छुट्टी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कुछ नहीं माना, सीधा ये बोल दिया गया बस आ जाओ। ख़ैर, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मैं घरवालों के खिलाफ जा नहीं सकती थी या कहिए कि गई नहीं। 2-4 महीने ससुराल में रही और फिर दिल्ली आ गई। उसी दौरान प्रेग्नेंट हो गई। उस समय भी घर में मेरे पास कोई नहीं था मुझे सँभालने वाला। बेटी हुई मुझे और जब बेटी हुई, तो उसके बाद में कोई आया नहीं। एक बेटी के साथ में सारा काम, घर का काम, बाहर का काम, सब मैं अकेली करती थी। मुझे लगा कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया है। मैं उसी ज़िंदगी में वापस लौट आई हूँ, जो मेरी मम्मी और दादी किया करती थी। पर मुझे लगा मेरे करियर पे मुझे ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। खुद से एक हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस शुरू किया। मुझे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, जहाँ मैं पेमेंट गेटवे या डिलीवरी सिस्टम में अपना व्यापार बढ़ा कर पाऊँ। कुछ ही महीनों में मुझे वो बंद करना पड़ा।
जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मैं फिर से जॉब देखने लगी। एक जॉब मिल गई, बट कोरोना काल में वो कंपनी भी बंद हो गई। उसी दौरान मैं अपने एक दोस्त कपिल से मिली, जोधपुर में। उसे ऐसे ही मैंने कह दिया कि कपिल, जॉब ढूँढ रही हूँ, कोई काम हो तो बताना। उसने मुझे कहा कि मैं एक बिज़नेस आइडिया पे काम कर रहा हूँ, तुम सीए हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अच्छी हो, व्हाई डोंट यू जॉइन मी? मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने मुझे एक मौका और दिया है और मैं इस मौके को नहीं छोड़ूँगी। मैंने झट से हाँ कर दी। कपिल उस समय एक ऐसे आइडिया पे काम कर रहा था, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियों की हिसाब-किताब को मॉनिटर कर सके। उसमें कोई भी गलती हो, कोई भी गड़बड़ी हो, तो वो झट से निकाल सके, जो कि ह्यूमन आइज़ नहीं निकाल सकती। मुझे लगा शायद मार्केट में इसके लिए अपॉर्च्युनिटी है। मेहनत से हम इस काम को कर पाएँगे। जब मैंने अपने पति को बताया कि कपिल, मेरे दोस्त कपिल ने मुझे ऑफ़र दिया है उसका बिज़नेस आइडिया को जॉइन करने के लिए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम देख लो, तुम्हें पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बैलेंस करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो रही है। तुम्हें पता ही है कि मेरा ट्रैवल का जॉब रहता है, मैं कंसल्टिंग में हूँ। अगर तुम अपनी कड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते हो तो तुम्हें टाइम तो निकालना पड़ेगा। मेरी और कपिल की अंडरस्टैंडिंग थी कि कपिल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया देगा और मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट करूँगी। उस टाइम पे हमें टाइम देना पड़ता था, ब्लूप्रिंट बनाने में, लोगों से कोड करवाने में, आइडियाज़ को रियलिटी में लाने के लिए। हमने ऑफ़िस जोधपुर में ही खोला। मैं वर्क फ्रॉम होम करने लगी। मैं शेड्यूल करती थी कि मैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक ऑफ़िस का काम देखूँ और बाकी का काम मैं घर का काम देखूँ। हम दोनों ने पहले ही मिलके बिज़नेस आइडिया पे काम किया। हमें लगा कि प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ना ही टाइम बट पैसा भी लगेगा। पैसे कहाँ से निकालें? कपिल ने कुछ सेविंग कर रखी थी। उसने कहा कि पहले पैसे मैं लगाता हूँ, फिर तुम दे देना। तुम पहले अपना टाइम दो। हमने पहले कंसल्टिंग काम शुरू कर दिए। हमें लगा कि कहीं न कहीं से कुछ रेवेन्यू आ जाएगा ताकि हम उस पे प्रोडक्ट बिल्ड कर सकें। हमने कुछ कंसल्टिंग काम शुरू करे जो कि प्रोडक्ट का ही बैकबोन थी। हमने उसी पैसों से प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किया। हमने 2 साल बहुत मेहनत करी और अंत में वो प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। हमने पेटेंट भी फाइल किया। अब बारी थी उसके लॉन्च की। क्योंकि हमारी टारगेट कंपनीज़ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, लिस्टेड कंपनियाँ थी। हम लोग डेमो देने जाते। हम डेमो तो दे देते, बट लोग सीधा ये पूछते कि मैडम, आपने प्रोडक्ट तो दिखा दिया, आप अपने मालिक को लेके आ जाइए, हमें बात करनी है। मैं हँस के ये जवाब देती कि सर, मैं ही कंपनी की को-फाउंडर हूँ। उनकी नज़रें ऐसी होती थी कि जैसे पता नहीं मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। एक महिला जो 40 साल की है, सीए है, वो शायद एक टेक प्रोडक्ट कैसे बना सकती है? मैंने तो अपने बिज़नेस पार्टनर को भी कितनी बार कह दिया था कि क्लाइंट मीटिंग में तुम ही चले जाया करो। मुझे लोग काम से हट के बातें पूछते हैं, मुझे लोग जज करते हैं, कैपेबिलिटी पे इश्यू उठाते हैं। 6-8 महीनों में ही हमने बड़ी-बड़ी कंपनियों को ऑनबोर्ड किया है। मेरी कंपनी का नाम है इंटेलिकॉन टीआई। हमने बड़ी-बड़ी कंपनियों के फ्रॉड निकाले हैं, गलतियाँ निकाली हैं और इसीलिए काफ़ी बड़े-बड़े लोग ने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट शो किया है। हमारी कंपनी में एज़ अ एडवाइज़र ऑनबोर्ड हुए हैं। आप चाहे फ्लिपकार्ट ले लीजिए या जीएमजी ग्रुप ले लीजिए या कोको कोला ग्रुप ले लीजिए। ये सारे बड़े नाम आज हमारी कंपनी के साथ हैं। मेरी कंपनी का वैल्यूएशन आज 70 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। आज हमें लगता है कि शायद हमारी मेहनत, हमने जो सोच रखी थी, वो आज पूरी हो रही है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको डिफ़ाइन करेंगे, तो नहीं। लोग आपको नाम देंगे, बट अपनी पहचान आपको खुद को बनानी पड़ेगी। अगर आप एक ड्रीम देख रहे हैं, तो उसे पूरा करने के लिए आपको थोड़ा बदतमीज़ बनना पड़ेगा। लोगों की सोच के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और ज़िंदगी में जो मौके आएँ, उसे एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मौके आपको खुद को बनाने पड़े, क्योंकि कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, सिर्फ़ आप आपके साथ खड़े हो। एंड मैं जोश टॉक का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे अपनी कहानी दर्शकों के साथ शेयर करने का मौका दिया, ताकि मेरी कहानी लोगों तक पहुँच सके।